क्वेश्चन देखिए सबको ही। चलो भाई, ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट Q। अब आपको क्या कर देते हैं, हर कैपेसिटर का नाम लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आप इस क्वेश्चन को बनाने स्टार्ट करेंगे 4 5 और 6 से। चलो हम जो बोलते जा रहे हैं वो समझते जाना। 4 और 6 सीरीज में है। यस सर। क्या उसके साथ 5 पैरेलल में है? फोर और 6 सीरीज फिर 5 पैरेलल। यस सर। जब तुम इतना हटा दोगे, यहां से यहां तक सॉल्व करके जब हटा दोगे तो यहाँ एक कैपेसिटर आएगा। यस सर। क्या उसके साथ 3 सीरीज में होगा? हाँ सर। नाउ अब देखना, 4 5 6 का जो आया एंड 3 इन सीरीज, सही है। अब जो 4 5 6 और 3 का जो सीरीज आएगा, 4 5 6 3 का जो सीरीज, क्या उसके साथ 7 पैरेलल में होगा? अरे बोलो बोलो, समझा? अरे नहीं बाबू, हाँ ना बोलिएगा तब ना पता चलेगा जो हम बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। सर ये भी जो लिखे हैं वो थोड़ा डाउट हो रहा है। 4 5 6 3 के साथ 7 पैरेलल, यही ना? यस सर। जो नीचे लिखे 4 हाँ। 5 6 3 के साथ 7। तो हमको थोड़ा बनाना पड़ेगा, तब आपके लिए एक एक स्टेप हमको देखना पड़ेगा। हम आपको बना देते हैं। 1 है या 2 है या 3 है। अब देखिए ये तीनों हम हटा देते हैं, फिर यहाँ पे 7 है। नहीं समझिएगा ना जी तो फालतू टाइम वेस्ट। यहां से लेके ये 3 तक था, ये तीनों हट गया, यहां से एक बना। यस सर। इसमें 4 और 6 सीरीज में है। 4 6 सीरीज प्लस 5 पैरेलल। अब देखो ये जो आएगा उसके साथ 3 सीरीज में होगा। यस सर। अब फिर उसके साथ 7 पैरेलल में होगा, फिर वही कहानी होगा। इसके साथ इसका सीरीज निकालो, फिर 7 निकालो पैरेलल। ठीक है सर। फिर जब तुम यहां से यहां तक हटा देगा, एक और आ जाएगा यहाँ पर। यस सर। तो क्या ये दोनों सीरीज में होगा? यस सर। फिर ये पैरेलल में होगा उसके साथ। हाँ सर। फिर इसको पूरा हटा देगा तो फिर यहाँ एक बन जाएगा। क्या ऊपर वाले इसके साथ सीरीज में होगा? यस सर। अब फिर इसके बाद ये पैरेलल में होगा। हाँ सर। बस यही चलते जाएगा जी, लास्ट में आंसर है। ठीक है सर। अगला है आपका, अगला जो देख रहे हैं वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो आपको हम पढ़ाएंगे। और उसके बाद वाला एक पैरेलल का इनफाइनाइट सीरीज का कॉम्बिनेशन। चलिए देखिए आगे। एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर, अगला 8 16 इंफिनिटी तक। इसका मतलब सब पैरेलल में है। अगर सब पैरेलल में है तो हमारे C इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा ना C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे करके इंफिनिटी तक। यस सर। तो C1 C है और C2 में 2 को सीरीज में है तो C/2 है।
अगला 4 है सीरीज में तो C/4 है, इसी तरह C/8, इसी तरह C/16 एंड सो ऑन होगा इंफिनिटी तक। यस सर। सब में C कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, क्या ये GP का इनफाइनाइट सीरीज का सम है? यस सर। फॉर्मूला लगा दीजिए आंसर। और बताओ किसी का? तो देखो आज हम लोगों को इसमें जो डिस्कस करना है वो है तुम्हारे पास कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर कैपेसिटर का अलग अलग तरह का जो सर्किट बनता है उसके बारे में कोई डिस्कशन होगा। कंसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट फॉर कैपेसिटर्स। आप कुछ खास तरह के कैपेसिटर के सर्किट का अरेंजमेंट देखें। सिंपल वे से तो आपको ऐसे मिलेगा और बीच में रहेगा ये एक कैपेसिटर, ये रहेगा C1 C2, ये होगा C3 C4 और यहाँ पे है एक C5। हमेशा ध्यान रखना ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B। अगर C1/C2 इज इक्वल्स टू C3/C4 हुआ, अगर C1/C2 इज इक्वल्स टू C3/C4 हुआ तो ऐसे सिचुएशन में A B है, अगर इस पॉइंट को हम C और इस पॉइंट को हम D लिख दें तो याद रखना कि पोटेंशियल ऑफ C और पोटेंशियल ऑफ D सेम होगा। कब होगा सर? क्या हमेशा हो जाएगा? नहीं, उसके लिए जरूरी है कि C1/C2 C3/C4 के बराबर हो। अगर C1/C2 C3/C4 के बराबर है तो हमेशा तय रखना कि जो हमारा C और D पॉइंट आपको दिख रहा है उसका पोटेंशियल सेम होता है। देयरफॉर पोटेंशियल का जो डिफरेंस है C और D के बीच वो 0 होगा। इट मींस, इसका मतलब ये है कि C5 कैपेसिटर इज यूजलेस। तुम्हारा C5 कैपेसिटर यूजलेस है। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा C5 कैपेसिटर है वो यूजलेस है। इज दिस क्लियर? अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सर्किट दिखाई दे जिसमें 5 कैपेसिटर हो और सर्किट इस अरेंजमेंट को फॉलो करता हो तो उसमें C1/C2 अगर C3/C4 के बराबर है, C1/C2 अगर C3/C4 के बराबर है तो याद रखना कि C और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस 0 होगा। तो इसके अक्रॉस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो C5 का कोई मीनिंग नहीं बनता, वो एक यूजलेस कैपेसिटर है। एंड C5 कैन बी रिमूव्ड। आप C5 को हटा सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इतना याद होना चाहिए, इतना कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, देन ओनली यू कैन डू दैट। ठीक है, अब आगे देखो, यहां देखो, मान लो हम लोग इसी का अलग अलग अरेंजमेंट देखते हैं, डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग इसका फॉर्म देखते हैं। तो जब आप इसका अलग अलग फॉर्म देखेंगे तो व्हाट यू गेट दैट कि कभी कभी हो सकता है कि यही अरेंजमेंट तुमको ऐसे दिया जाए। जैसे अभी हमसे क्वेश्चन पूछा गया था रवि बाबू का, वो क्वेश्चन ऐसे ही है। देखें जी रवि, ये A है, ये B है, पता है ये C1 है, ये C2 है, ये आपका C3 है, ये C4 और ये C5 है। ये पॉइंट आपका C है, ये पॉइंट आपका D है। तो बताइए किसको खोल के हटाइएगा? C5। ये भी उसी व्हीटस्टोन ब्रिज को देने का एक तरीका है। अगला देखो, इसी व्हीटस्टोन ब्रिज को देने का एक और तरीका है। वो तरीका क्या है कि हमारे पास है सपोज ऐसा सर्किट,
फिर से देखो, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। अगेन देखो, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है। कैन बी रिमूव्ड, C5 कैन बी रिमूव्ड, C5 को आप हटाइए। तो जहां कहीं भी व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट रहेगा, यू हैव टू फॉलो दिस कॉन्सेप्ट। जैसे एक एग्जांपल देखो भाई, मान लो हम बोल दिए कि देखो जी 4 माइक्रोफैराड है और 8 माइक्रोफैराड है और ये 6 माइक्रोफैराड है और ये 12 माइक्रोफैराड है और बीच में एक 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा है। ए और बी के बीच उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करें। तो बोलो इस सर्किट को देख के क्या वो उस दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? क्या वो उस दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? देखो C1 by C2 C3 by C4 के बराबर है। आप लोग आवाज आ रही है? यस सर। तो C1 by C2 C3 by C4 के बराबर है। 4 by 8 6 by 12 से भी ना। So it is balanced Wheatstone bridge circuit। ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है और C3 कैन बी रिमूव्ड। 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कैन बी रिमूव्ड। आप 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को आप हटा सकते हैं। जब आप 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को हटाएंगे, जब आप 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को हटाएंगे, तो व्हाट द सर्किट यू गेट दैट? You get that simplified this kind of circuit। आपको सिंपल ऐसा सर्किट मिल जाएगा। दिस इज A, दिस इज B। ऊपर रहा 4 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड। 4 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। नीचे देखो 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। और फिर दोनों जो बनाएगा सीरीज, उसके बाद दोनों किस में कनेक्टेड हो जाएगा? पैरेलल में। चलो सॉल्व करो थोड़ा। इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट कहते हैं। और रही बाबू, आपका दूसरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ट था। सॉल्व कीजिए फटाफट, बताइए आंसर। स्पेशल केस इसी तरह का फिगर रहेगा, एकदम ऐसे। लेकिन यहाँ C1 रहेगा, यहाँ C2 रहेगा और यहाँ C2 और यहाँ C1 रहेगा, उल्टा। C1 C2 C2 C1 एकदम उल्टा रहेगा। तो ऐसे केस में स्टूडेंट हड़बड़ी में देखता है C1 C2 और उसको लगता है C1 C2, नहीं ये C2 C1 उल्टा उल्टा। सो ऐसे केस में सीधा सीधा याद रखिएगा, C इक्विवेलेंट का वैल्यू होता है C1 C2 प्लस C1 C3 प्लस 2 C1 C3 plus C2 C3 plus twice of C1 C2 divided by C1 plus C2 plus 2 of C3। एक मिनट थोड़ा इसका फॉर्मूला है ना, आप HCB में देख लीजिएगा, हमको एग्जैक्टली याद नहीं है बट मोस्ट प्रोबेबली यही है फॉर्मूला। ठीक है, HCB में है ना, आपको एक सॉल्व एग्जांपल के अंदर इसको मिलेगा, सॉल्व क्वेश्चन में आपको मिलेगा। सॉल्व एग्जांपल में आप इसका डेरिवेशन देख लें।
लेकिन हाँ ये केसेस होता है, यहाँ पे केस चलता है जब C1/C2 रहे, C2/C1 रहे तो आप डायरेक्टली एकदम गलती से भी व्हिटस्टोन ब्रिज वहां ना लगाए। मोस्ट एप्रोप्रिएट है कि हाँ यही फॉर्मूला होगा, बट एक बार क्रॉस चेक कर लेना, HCV का सॉल्व एग्जांपल में बना हुआ मिल जाएगा। समझ में आया जी? यस सर। ठीक। अब देखो अलग अलग सर्किट को पहचानना, अलग अलग सर्किट को पहचानना और उससे रिलेटेड है ना कैपेसिटेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कैपेसिटर्स का फॉर्मेशन बाय पैरेलल प्लेट्स, आप पैरेलल प्लेट से करते हैं। जब कभी भी क्वेश्चन में रहे कि 2 प्लेट 4 प्लेट पैरेलल में रख दिए हैं, उनका C इक्विवेलेंट या फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, ये टॉपिक आपको काम आएगा। ध्यान से देखिए। देखो यार ध्यान से, मान लो जैसे हम लोगों के पास ऐसा 2 कैपेसिटर, 2 पैरेलल प्लेट्स है। जब आपका 2 प्लेट है तो उसका 4 फेस होता है, इस प्लेट का लेफ्ट और राइट, इस प्लेट का लेफ्ट और राइट। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि कैपेसिटर का फॉर्मेशन यही आमने सामने का फेस करता है। मतलब अगर आप इसको कैपेसिटर की तरह दिखाएंगे तो 2 और 3 मिलके एक कैपेसिटर बनाया है। क्या आप समझे? चलिए एक और पैरेलल प्लेट लगा देते हैं, एक और पैरेलल प्लेट 5 और 6 लगा देते हैं। अब देखो यहां 4 और 5 मिलके कैपेसिटर बनाया है, तो 3 और 4 एक ही प्लेट का 2 अलग अलग बैक है, तो दे आर कनेक्टेड टुगेदर, तो 4 और 5 मिलके दूसरा कैपेसिटर बनाया है। देखो यहां गौर से, देखो यहां गौर से 3 प्लेट्स अगर आप एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगाते हैं तो 2 कैपेसिटर बनके तैयार होता है। सो इफ n नंबर ऑफ plates are in parallel, if n number of plates are in parallel, then n minus 1 number of capacitors are formed. 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 इतना कैपेसिटर बनता है। 3 प्लेट है तो 2 कैपेसिटर, अगर n नंबर ऑफ प्लेट्स है तो n minus 1 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। क्लियर है? नाउ सी दैट, अब देखना कि आखिर इसमें सीरीज और पैरेलल का डिसीजन आप कैसे लेते हैं। सीरीज पैरेलल, मान लो जैसे हम लोगों के पास ऐसा ये चार प्लेट, आपको बोल दिया कि देखो भाई ये दोनों कनेक्टेड है एक वायर से और ये कनेक्टेड है आपस में एक बैटरी से। अब यहाँ तो आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि आपके पास 3 कैपेसिटर बन गया। कौन कौन बन गया? C1, C2 और C3 बन गया। आपको डिसाइड करना है कि कौन इसमें सीरीज में है, कौन इसमें पैरेलल में है। यू हैव टू डिसाइड दैट। अगर आपको ये डिसीजन लेना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, उन स्टेप्स को समझो। आपको हर फेज का नाम लिखना होगा, हर फेज का नाम लिखना होगा। अब जरा ऊपर थोड़ा ध्यान से समझिएगा सब कोई, जरा ऊपर आओ। देखो कौन कौन सा ऐसा फेज है जो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता। तो वो फेसेस है मेरा 1 और 8। 1 और 8 का ही मत लिखना, वो बस आपको है ना कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, ठीक है। 1 और 8 का ही मत लिखिए। तो चलिए सबसे पहले देखिए बैटरी के पॉजिटिव से कौन कनेक्टेड है। बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है 2। 1 भी है लेकिन 1 काम का नहीं है, इसका यूज ही नहीं। 2 कनेक्टेड है। और बैटरी के निगेटिव से देखो 5 और 6 कनेक्टेड है, तो बैटरी के निगेटिव से 5 को कनेक्ट करेंगे और 6 को कनेक्ट करेंगे।
देख लो यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? बोलो बोलो, यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? नो सर। अब देखो, 2 के साथ कैपेसिटर बनाने के लिए 3 बगल में आएगा, 2 और 3 एक, और 4 के साथ कैपेसिटर बनाने के लिए कौन बगल में लिखा जाएगा? करते हैं। ये 5 है, इसमें से ये दोनों ऐसे जुड़ा हुआ है और ये आपस में ऐसे है ना किसी एक बैटरी से जुड़ा है। अब यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है वो सब प्लेट्स है, तो प्लेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो फिर से ऐसे अरेंजमेंट को फाइंड आउट करने के लिए देखो तरीका क्या है कि तुम्हारे पास एक C1, ये C2, ये C3, ये C4। तो आप देखिए बैटरी के पॉजिटिव से 1 और 10 का कोई मतलब नहीं, सीधा 2 पे आओ, 2 कनेक्टेड। और बैटरी के निगेटिव से ध्यान दो, बैटरी के निगेटिव से देखो 7 और 8 दो प्लेट कनेक्टेड है, 7 कनेक्टेड है और 8 कनेक्टेड। 2 के साथ कैपेसिटर बनाने के लिए कौन सा फेस आएगा? 3 आएगा। और 7 के साथ कौन आएगा? 6। 8 के साथ 9। देखो जरा गौर करना, 6 के साथ एक और प्लेट है 5 और 5 के सामने में है 4। देखो क्या 4 और 3 एक ही प्लेट का 2 फेस है, तो आपस में कनेक्टेड है। और जरा गौर कीजिएगा, ये 3-4 से एक वायर निकला है जो 9 से कनेक्टेड है, तो 3-4 से एक वायर निकला है जो 9 से कनेक्टेड है। 2 और 3 फेज से जो बना हुआ कैपेसिटर है वो C1 है, 4 और 5 से C2 है, 6 और 7 से C3 है, और 8 और 9 से हम लोगों का C4 है। बोलो तो सॉल्व करने के लिए कहां से स्टार्ट करेगा? सर C2 और C3 सीरीज में है। हाँ ठीक है। सॉल्व करने के बाद C4 का पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट आएगा, तो वो सीरीज में होगा C1 के। हाँ बिल्कुल सही, एकदम सही, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। क्या ये लॉजिक समझ में आया सबको? तो इस तरह से इसमें चलना है, इस तरह से इसमें चलना है, ठीक है। चलो जी ठीक है, नोट करो इसको फटाफट, और इसको इसी तरह से बना के दिखाओ। तो एक और हम दे रहे हैं, इसको बनाना है फटाक से। 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट। मान लो यहाँ पे एक बैटरी लगा है और इन दोनों को आप है ना वायर से जोड़ के रखे हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तुमको बताना कौन सीरीज कौन पैरेलल। चलो बनाओ फटाफट। आ गया? यस सर। कितना? कौन सीरीज कौन पैरेलल? सर C2 और C3 पैरेलल में होगा, फिर वो दोनों को सॉल्व करने के बाद C1 सीरीज में आएगा। देखते हैं, ये 1 2 हो गया भाई, ये 3 4 हो गया, ये 5 6 है, ये 7 8। तो बैटरी के पॉजिटिव से कौन कनेक्टेड है? क्या वो 3 और 4 कनेक्टेड है? बैटरी के पॉजिटिव से 3 और 4 कनेक्टेड है ना। तो 3 के बगल में 2 और 4 के बगल में 5। अब देखो बैटरी के निगेटिव से, बैटरी के निगेटिव को ध्यान देना, क्या वो बैटरी के निगेटिव से 5 कनेक्टेड है? तो 5 जोड़ दिए और 6 भी जोड़ दिए, एक 6 भी है देख लो। और 6 के सामने कैपेसिटर बनाने के लिए कौन खड़ा हो जाएगा? 7। जरा गौर करना, क्या वो 7 फिर 2 से कनेक्टेड है? यस सर। 7 2 से कनेक्टेड है।
तो 2 और 3 मिलके हो गया C1, 4 और 5 मिलके हो गया हम लोगों का C2 और 6 और 7 मिलके हो गया C3। मतलब C1 और C3 सीरीज में होगा और C2 पैरेलल में होगा। समझे? यस सर, थोड़ा गलती हो गया। हाँ, तो थोड़ा गलती में बहुत बड़ा। अगर सबका वैल्यू सेम रहे तब तो तुम्हारा भी आंसर सेम हो जाएगा, लेकिन सबका वैल्यू सेम रहेगा तब ना। यस सर। ध्यान रखना। और बताओ, ठीक ठाक है सर? समझ में आ रहा है? अब देखो जरा गौर से, एक हम छोटा सा ऐसे एग्जांपल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके n नंबर ऑफ प्लेट्स है। n नंबर ऑफ प्लेट्स है। इन n नंबर ऑफ प्लेट्स में हर अल्टरनेट प्लेट A से जुड़ा है और दूसरा अल्टरनेट प्लेट्स B से जुड़ा है। अगर अल्टरनेट प्लेट्स, सबसे पहला बात n पैरेलल प्लेट्स है, देन n-1 कैपेसिटर्स आर फॉर्म्ड। n-1 कैपेसिटर्स आर फॉर्म्ड। इतना कैपेसिटर बनेगा। अगर n पैरेलल प्लेट्स है तो n-1 कैपेसिटर्स आर फॉर्म्ड। इतना कैपेसिटर बनेगा। नाउ थिंक दैट, अब ये सोचो कि अगर इतना कैपेसिटर बन रहा है तो आखिर अल्टरनेट फेसेस को एक दूसरे से अगर जोड़ दिया जाए, अल्टरनेट फेसेस को अगर एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए तो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है? याद रखिएगा, इफ alternate plates are connected, then they all are in parallel। वो सब पैरेलल में होगा। मतलब आपके पास अभी n-1 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स पैरेलल में है, n-1 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स यहाँ पैरेलल में है, तो आप सी करंट का वैल्यू निकाल लें। ठीक है? अभी हम तुमसे बोलेंगे कि देखो 20 प्लेट है, 20 पैरेलल प्लेट्स है, तो उससे कितना कैपेसिटर बना? 19। अगर हम बोलते हैं कि सभी का अल्टरनेट प्लेट्स एक साथ कनेक्टेड है तो इसका मतलब 19 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है? नोट करो थोड़ा ध्यान से। For infinite arrangement of capacitors, मान लो जैसे इस तरह का एक इनफाइनाइट अरेंजमेंट कैपेसिटर्स का है, इस तरह का एक इनफाइनाइट अरेंजमेंट कैपेसिटर्स का है। दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। C1 है, ये C2, फिर से C1 है, C2, C1 है, C2 है, C1 है एंड C2 है, ऐसे C1 C2 C1 C2 C1 C2 ऐसे करके है। अब जरा गौर करना, जब कोई भी बात इनफाइनाइट अरेंजमेंट के लिए आप करते हैं तो इनफाइनाइट अरेंजमेंट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इनफाइनाइट अरेंजमेंट में अगर आप एक अरेंजमेंट को हटा दें या एक अरेंजमेंट को इंक्लूड कर दें, आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक अरेंजमेंट को छोड़ के बाकी जो यहां से लेके इंफिनिटी तक है उन सब के लिए लेट C इक्विवेलेंट इज X।
मतलब एक अरेंजमेंट को छोड़ के इंफिनिटी तक का बाकी अरेंजमेंट्स हटाएंगे और उसके जगह पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x लेंगे। अब आपका फिगर कुछ ऐसा होगा, और यहां पे लगेगा x, ये x है, ये C2 है, ये C1 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B। आप क्या किए हैं, एक अरेंजमेंट को छोड़ के बाकी सब के लिए x माने हैं, x यहां लग गया। अब देखो C2 और x पैरेलल में, C2 and x in parallel and then C1 in series and then C1 in series और उसके बाद C1 सीरीज में होगा। तो क्या हम नया C इक्विवेलेंट का वैल्यू 1 by C1 plus 1 by C2 plus x लिख सकते हैं? पहले C2 और x पैरेलल में था तो C2 plus x उसके साथ C1 सीरीज में। तो अब ध्यान रखने वाला बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, कि अगर एक अरेंजमेंट इस इक्विवेलेंट में ऐड कर दें तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट लैडर था, नंबर इज सो मच लार्ज। एक अरेंजमेंट अगर हम उसमें ऐड कर दें तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिंस this is infinite arrangement of capacitors, so C equivalent still remains x। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा 1 by x is equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus x। सॉल्व करके x निकाल लो। Solve this for positive value of x, positive value of x। सर ये पॉजिटिव क्यों लिख दिए हैं? क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक आएगा x के फॉर्म में, और अगर ये x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक आ रहा तो आपके x का दो वैल्यू होगा, एक आएगा नेगेटिव वैल्यू, एक आएगा पॉजिटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, पॉजिटिव वाला वैल्यू ही आंसर। तो भाई इसके लिए आपको एक छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, ये सब 2222 माइक्रोफैराड का है, ये सब 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, 1 1 1 1। आपको फाइंड आउट करना है C इक्विवेलेंट, आपको फाइंड आउट करना है C इक्विवेलेंट, ठीक है? चलो नोट करो उसको फटाक से और बनाओ इसको। कितना है उसका? 4/3 आ रहा है, पता नहीं सही है 4/3। चलो देखते हैं, खत्म करते हैं इसको। यहाँ से यहाँ तक का एक इक्विवेलेंट मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है? तो हम लोग के पास क्या हुआ, 2 है और ये 1 है और उसके साथ ये x है, ये x है, ये 1 है, ये 2 है, a है, b है। अब देखो 1 और x है पैरेलल में, 1 और x है पैरेलल में, तो 1 और x का पैरेलल 1 प्लस x हो गया, उसके साथ 2 है सीरीज में, तो 1 by C इक्विवेलेंट इज 1 by 2 प्लस 1 by 1 प्लस x। 1 by C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट तो हमको x लेना है, 1 by 2 प्लस 1 by 1 प्लस x। थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। जरा बात कर, 1 by x प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 1 प्लस x। 1 by x is 1 प्लस x प्लस 2 ऊपर, नीचे 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस x, तो 1 by x is 3 प्लस x by 2 1 प्लस x। इसको इधर भेज दें, 2 plus 2x is 3x plus x square
So x square plus x minus 2 is equals to 0. सॉल्व कर लेगा. x square plus 2x minus 2 is equals to 0. So x common तो x plus 2 minus 1 common तो x plus 2 is equals to 0. अब देखो एक बार x plus 2 को 0 करा तो x आ गया minus 2 which is not possible, और एक बार x minus 1 को 0 किया तो x आ गया 1 which is possible. So 1 is the answer. संजय जी समझ में आया?